हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ चुका है और सभी से हम जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि आपको हर रोज़ एक जीके जीएस और एक हिंदी की क्लास जो है प्रॉपर वीडियो यहाँ पर मिलेगा। मॉर्निंग में आपको जीके जीएस का दिया जाएगा और इवनिंग टाइम क्या होगा आपको एक हिंदी का दिया जाएगा जो कि आपका पूरी तरह से प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, जो कि आपका 76 यानी कि 76 शिफ्ट में क्या हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था 2022 वाला जीडी का। डेली 1 शिफ्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा आपको जीके का और हिंदी को। बस आप लोगों को इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता हो सके। और एग्जाम के पहले पहले तक हम आपको सारे जो है यहाँ पर करवा देंगे, पूरी शिफ्टों के हिंदी और जीके यहाँ पर आपको कंप्लीट हम करवा देंगे। ये आज का आपका है 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हुआ था। पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए थे उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, अगर महाराष्ट्र के थैंक्स गिविंग त्यौहार की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोला महोत्सव हो जाएगा, यानी पोला फेस्टिवल हो जाएगा। क्योंकि पोला फेस्टिवल में क्या होता है कि यहाँ पर बैलों की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें खेती के लिए क्या होता है अत्यावश्यक माना जाता है। तो पोला महोत्सव होता है, महाराष्ट्र का है, इसमें बैलों की पूजा करी जाती है। दूसरा, जैसे आपको देखिए मकर संक्रांति दिया हुआ है, तो मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति को ही हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हरियाणा और पंजाब में इसी को लोहड़ी बोलते हैं आपका। इसके साथ साथ तमिलनाडु में इसी को पोंगल बोला जाता है, गुजरात में पतंग महोत्सव बोलते हैं, और मकर संक्रांति या खिचड़ी वगैरह जो होता है ये बोला जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। नेक्स्ट आपका ऐसे गुड़ी पड़वा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा, तो गुड़ी पड़वा आपका देखिए मराठी नववर्ष होता है, मराठी लोगों का जो नया साल होता है वो गुड़ी पड़वा होता है। जिस तरह से बात करें जो नवरोज होता है आपका वो होता है पारसी लोगों का। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के त्यौहार, और ये आपका काला घोड़ा कला महोत्सव भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, मुंबई के अंदर इसको मनाया जाता है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 जो है पोला महोत्सव यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है यहाँ पर कि मार्स और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए मार्क और मार्केशिया की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो देखिए बॉटनी के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं लोगों के लिए। देखिए एक तो आपका होता है क्रिप्टोगेम्स, एक आपका होता है क्रिप्टोगेम्स, थोड़ा सा बता दें। एक क्रिप्टोगेम्स होता है जिसको बोलते हैं आपका अपुष्पोभिद बोला जाता है हिंदी में। एक आपका होता है पुष्पोभिद, अपुष्पोभिद, और एक आपका होता है पुष्पोभिद। ये दो होते हैं आपके पादप जगत के आपके अंतर, जिसमें कि जो आपका अपुष्पोभिद होता है इसमें आपके 3 पार्ट आते हैं। एक तो आपका थैलोफाइटा होता है, दूसरा आपका ब्रायोफाइटा होता है, और तीसरा आपका होता है ट्रायोफाइटा। और जो ये पुष्पोभिद होता है इसमें आपका नग्न बीजी, आवृत्ति बीजी, जिनको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, और आपका एंजियोस्पर्म बोला जाता है। तो इसमें जो आपका होता है ब्रायोफाइटा, उसके अंतर्गत आपका आता है मास मार्केशिया, यानी कि यहाँ पर ब्रायोफाइटा आपको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, आपका ब्रायोफाइटा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आप लोग सबसे पहले शेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे ग्रो मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ में, हमें भी तो थोड़ा हेल्प करिए, आप लोग शेयर करिए। बाकी आपको हिंदी और जीके की सारी शिफ्टें यहाँ पर हम आपको करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य का एक प्रमुख शैली है। देखिए यहाँ पर आपका जागोई दिया हुआ है, लेकिन वैसे इसके साथ में एक चोलम शब्द भी दिया जाता है। जोगोई और चोलम दो ये शब्द होते हैं जिनका जो संबंध है वो है मणिपुरी नृत्य से, यानी कि इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से। और जो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें से जो एक आपका है वो मणिपुरी भी होता है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि मणिपुरी नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्यों में से आता है और मणिपुरी से संबंधित है। तो जोगोई और चोलम की बात करी गई है, तो राइट आंसर जो है इसका मणिपुर हो जाएगा। और मान लीजिए मणिपुर का अगर आपसे गुरु पूछा जाए कौन रहा हुआ है, तो गुरु विपिन सिंह का अगर आपसे कभी नाम पूछ लिया जाता है तो जो गुरु विपिन सिंह है वो मणिपुर नृत्य के जनक हो जाएंगे। बाकी एक और आपकी होती हैं झावेरी बहनें, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो झावेरी बहनें हैं
इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, तो उसका भी राइट आंसर होता है यहाँ पर मणिपुरी। बाकी सत्रिया आपको पता ही है कि सत्रिया क्या है कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे अंत में इसके शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला वर्ष 2000 में। ओडिसी उड़ीसा का होता है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का होता है। तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है मणिपुर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हर तरह की जो अपडेट है आपको वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से जा कर के आप लोग जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको यहाँ पर हम बताएं तो उसके साथ साथ क्या है कि आपको ये सारी अपडेट के साथ में आपको बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि 76 शिफ्ट की आपको हिंदी और जीके हम ऑलमोस्ट आपसे करवाएंगे, यहाँ पर करा देंगे सारा कुछ। लेकिन आगे आपसे नहीं, हर बार नहीं बोलना है मुझे कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके भरोसे अब आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला प्रदूषण को कम करने के लिए तरीके की पहचान करिए। मान लीजिए आपका जीवाश्म ईंधन है, जिसके आपके जलने से जो प्रदूषण होता है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसकी यहाँ पर बात करी गई है। देखिए, कम करने की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी कम्बेशन होता है, यानी कि जो दहन प्रक्रिया होती है, उसकी दक्षता को वृद्धि कर दो, यानी कि उसकी जो दक्षता होती है यानी कैपेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर दीजिए आपके कम्बेशन की। तो यहाँ पर आपका जीवाश्म का जो होगा प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपसे पूछी गई, कौन सा उद्देश्य इसमें था। शुरुआत आपकी हुई थी 1951 से, यानी कि 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। 2017 तक ये चली हुई थी। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 2012 से लेकर के 2017 तक था, जो कि 12वें नंबर की थी। इनके बीच में ही आपके बताएं कि 1966 से लेकर के 1969 के बीच में योजना अवकाश रहा हुआ था 3 वर्ष का। योजना अवकाश भी कई बार पूछ लेते हैं, योजना अवकाश कब से कब तक था। तो ये 3 वर्ष का जो है योजना अवकाश रहा हुआ था। किस किस के बीच में था, तो ये 3rd से 4th जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बीच में योजना अवकाश रहा हुआ था। बाकी आपका 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबों हटाओ का नारा दिया गया था, ये गरीबी उन्मूलन वाला। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जैसे आपसे बताई गई है, तो आपका जो खाद्यान्न थे उनके उत्पादन में जो वृद्धि करना था, ये आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा हुआ था कि जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में यानी कि वृद्धि करी जाए। और पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित। दूसरी जो हुई वो आपकी महालनोबिस थी, जो ये पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में आ जाती है, वो हमने बता दी। दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आई होप कि आपको एक एक फैक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और देखिए, ज़्यादा टफ आपका पेपर एसएससी जीडी का नहीं पूछा जाता है, कि आपको बहुत अंदर से जाकर के नहीं पूछना है। आप देख रहे होंगे कि सामने कितने आसान से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस अटेंड करना है। हिंदी और जीके दोनों 76 जो आपकी शिफ्ट हुई है उसमें इतना कुछ आया हुआ था कि आपके एग्जाम के लिए वहीं से आ जाना, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे। क्वेश्चन है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया। यानी कि आईएनएस विक्रांत जो है, पहली चीज़ तो ये पूछ देते हैं कि ये कहाँ से आपका कमीशन किया गया, तो कमीशन किया गया था कोच्चि से। लेकिन ये पूछा है कि पहला स्वदेशी है, तो इसको किया किसने था। करंट का क्वेश्चन था, 2022 वाले में पूछा गया था। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका कमांड किया गया था आईएनएस विक्रांत जो है, कोच्चि से इसको कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना आती है। यहाँ पर आपकी देखिए, आपकी यहाँ पर आपकी एमपीएल एडीएस दिया हुआ है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन दिया हुआ है, समर्थ योजना। समर्थ योजना की देखिए बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 2017 में हुई थी। और इसमें क्या था कि जो कारीगर थे उनको कौशल सिखा करके उन्हें रोजगार में लगाना था, कपड़े के कौशल में। तो ये आपके 2017 में जो है समर्थ योजना थी, इसका संबंध रहा हुआ था आपका वस्त्र मंत्रालय से, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 10 बार आपका पूछा गया था, सभी को पता है कलिंग युद्ध के बारे में कि ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में।
किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। और अशोक ने इसी युद्ध के बाद में क्या किया था? पूरा अपना जो राज सिंहासन था उसको छोड़ दिया था और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा कि कितने वर्ष बाद राज्याभिषेक के अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो 8 वर्ष के बाद में लड़ा हुआ था। तो ये अशोक थे। और बाकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 322 ईस्वी में घनानंद जो थे आपके नंद वंश के अंतिम शासक, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कि कौटिल्य की मदद से। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में क्या था कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य में कर दी थी। उसके बाद इनके जो एक तरह से आपके पोते समझ सकते हैं अशोक हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक होता है। इसने 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक इसका होता है और उसके बाद 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा खारवेल नरेश के साथ में, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होने की वजह से इन्होंने धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म की नीति अपना ली, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, ये आपके वास्तविक तौर पर यानी कि आपके होते हैं, आपको लोग इसमें आपके वोट डाल पाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहली चीज़ तो अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 52 है, ये कहता है कि प्रत्येक जो है प्रत्येक देश में एक राष्ट्रपति होगा। उसके साथ साथ ये होता है कि आपका जो 55 आर्टिकल दिया है, इसके तहत ये होता है कि इनकी चुनाव किस प्रकार से कराई जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद जो आपका 61 यानी कि 61 कई बार पूछा जाता है, वो इनके महाअभियोग से संबंधित होता है। कई बार इनका पूछ लेते हैं कि महाअभियोग किसके तहत होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पर 61। और आर्टिकल जो 58 होता है, ये इनकी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन को बताता है कि कोई अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, 35 वर्ष की आयु हो, इस तरह से जो होती है वो आर्टिकल 58 के तहत होती हैं। तो इसमें जो वोट डालते हैं वो एमपी और एमएलए डालते हैं, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा यानी कि एमपी हो गए, और उसके साथ साथ राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि जो यहाँ पर होती है विधानसभा। तो आपके जो एमपी और एमएलए यानी कि सांसद और विधायक जो होते हैं वही होते हैं, कुल मिलाकर यहाँ राष्ट्रपति के वोट में क्या होता है, आपके चुनाव में मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? देखिए, तपन कुमार पटनायक की बात करें तो इनको मिला हुआ था अकादमी में, अगर बात करें तो छऊ नृत्य के लिए। छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, एक तो हो गया झारखंड, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो छऊ एक झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है झारखंड क्या मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। तीसरा आपका मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो ये कभी कभी ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, और ऑप्शन में आपका पूर्वी भारत दिया होता है, तो पूर्वी भारत के मतलब झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आ जाता है। अन्यथा आपको याद रखना है आपके 3 राज्यों में जो है छऊ मनाया जाता है, जिसको अब हाल में ही आपके संस्कृत मंत्रालय ने क्या है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो कुल 9 जो है शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर हो गए हैं। बाकी कुचिपुड़ी आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का, और सत्रिया ऊपर भी आपको पता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के रुपए के बैंक नोट पर पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना हुआ है? देखिए, 2000 की यहाँ पर बात करी गई है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि मंगलयान है बना हुआ 2000 में। सूर्य मंदिर की अगर बात करें कि सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, ये किस नोट पर बना हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है, ये 10 के नोट पर आपका बना हुआ है। जो सूर्य मंदिर है ये 10 के नोट पर बना हुआ है। रानी की वाव की बात करें तो ये 100 के नोट पर बनी हुई है। लाल किला जो है ये 500 के नोट पर बना है। अब कौन सा नोट बचा आपका? बना 200 का नोट। 200 के नोट पर क्या है कि सांची का स्तूप बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ बनता है 50 के नोट में, इसमें हम्पी का रथ बना हुआ है 50 के नोट में। इसके बाद आपका बचता है 20 का नोट। इसमें क्या है कि आपके एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। हमने आपको ऑलमोस्ट बता दिया, 50 में हम्पी का बना हुआ है रथ, 20 में एलोरा की गुफाएं, 100 के नोट में आपके रानी की वाव, सूर्य मंदिर कोणार्क का आपका 10 के नोट में बना हुआ है, लाल किला आपके 500 के नोट में बना हुआ है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना होता है, और 2000 के नोट पे जो होता है मंगलयान बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? देखिए, मूल संविधान की यहाँ पर बात करें, आपके पहले बात करेंगे अनुच्छेद, उसके बाद भाग,
और उसके बाद क्या होगा आपकी अनुसूची। अनुच्छेद आपके 395 थे, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाग जो थे आपके, जब आपका संविधान पहले बनाया गया था उसमें संविधान जो है आपके 22 रखे गए थे, यानी कि भाग जो थे वो 22 रखे गए थे। अनुसूची जो है आपकी 8 रखी गई थी। वर्तमान में आप आएंगे तो वर्तमान में कितना है आपके अनुच्छेद हो गए 470 470, अनुसूचियां आपकी हो गई हैं 12, और भाग की बात करें तो भाग हो चुके हैं 25। तो मूल भी आपको याद रखना है संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, और वर्तमान भी याद रखना है कि कितने हो गए हैं, क्योंकि आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए आपातकाल क्या होता है कि आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपका जो देश में होता है आपातकाल की घोषणा करती जाती है। पहली बार जो आपातकाल लगा वो 1975 से 77 के अप्रॉक्स लगा हुआ था। लेकिन इस वक्त जो होता है कुछ हमारे मौलिक कर्तव्यों का हनन नहीं किया जा सकता है। इसमें हमारा होता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 20 और 21, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है जीवन जीने का अधिकार, इसका निलंबन आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिनको 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हुए थे। तो ये थे देखिए ऑप्शन ए मिहिर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया के पहले व्यक्ति थे, यानी कि एशिया के जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि तैर करके इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो मिहिर सेन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और जो कि जलवायु को प्रभावित कर सकती है। तो आप ये याद रखना है कि कौन सी अक्षांश रेखा वो है जो जलवायु को प्रभावित करती है, यानी क्लाइमेट को प्रभावित करती है। तो ये होती है कर्क रेखा, जो कि निकलती भी है 7 राज्यों से होकर के गुजरती है, सभी को पता होगा 7 राज्य। जिन लोगों को अगर एट रैंडम अभी याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए। बोलते हैं मित्र पर गमछा छार, ऐसा कुछ उसका ट्रिक बना के याद रखते हैं लोग। तो जिनको याद आ रहा है तो कमेंट में जाकर के बता देना है। तो कर्क रेखा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती है। तो देखिए राजस्व अगर प्राप्तियों की बात करें जिनका सरकार पर कोई आपका दावा नहीं होता है वो होती हैं गैर प्रतिदेय, जो कि आपके देने योग्य नहीं होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि गैर प्रतिदेय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। देखिए 2017-18 की आपसे पूछी गई थी, 2022 वाले एग्जाम में काफ़ी पुराना आपका यहाँ से पूछा था। तो इसका तो 17-18 में तो जीती हुई थी कर्नाटक में, लेकिन आपको याद रखनी है 2022 की, क्योंकि 2022 की पूछी जा सकती है। और 2023 का आपका विजय हजारे ट्रॉफी गेम चल रहा है और 17 दिसंबर को इसका फाइनल भी आपको याद रखना है। जब फाइनल आ जाएगा तो इसका हम बता देंगे। 2022 में हुआ था सौराष्ट्र के बीच में, यानी कि सौराष्ट्र था और इसके वर्सेस था महाराष्ट्र। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में जो था, सौराष्ट्र जो है 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता बना हुआ था। सौराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए 2022 में जो है ये नियुक्त किया गया ऋषभ पंत को, यानी कि ऋषभ पंत को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो पहले थे वो थे अक्षय कुमार, यानी कि ऋषभ पंत से जो पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे वो अक्षय कुमार थे। इसके बाद बनाया गया यहाँ पर ऋषभ पंत को, और इसी साल वर्ष 2022 में नवंबर में ऋषभ पंत को हटा करके किसको बनाते हैं, प्रसून जोशी को। तो प्रसून जोशी को जो है फिर से बनाया गया। तो प्रसून जोशी को आगे आपको जिस तरह से पूछा जाए देख लेंगे। नेक्स्ट है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। देखिए अरेबिका से पहले आपको बता दें कि सबसे अधिक जो कॉफ़ी हमारे देश के अंदर किस राज्य में पाई जाती है, तो वो कर्नाटक में पाई जाती है। तो श्योर सी बात है कि अरेबिका का भी उत्पादन जो है कर्नाटक में किया जाएगा। बाकी विश्व में अगर पूछे सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ब्राज़ील में। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है और भारत के अंदर की बात करें तो वो होती है कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब करी गई थी। देखिए संपूर्ण जनगणना की बात करें तो ये करी गई थी आपकी 1800 यहाँ पर 81 में, क्योंकि 1872 आपका नहीं दिया हुआ है। पहली आपकी 1872 में हुई थी लॉर्ड मयो के काल में, और आपकी जो आधिकारिक तौर पर जनगणना हुई थी वो पहली बार हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पहली अगर पूछ ले 1872 तो वो भी याद रखना है, लेकिन आधिकारिक आपके 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। आज़ादी के बाद से जो हमारी 2011 वाली जनगणना थी वो 15वीं थी, और आज़ादी के बाद से बात करें तो 7वें नंबर की रही हुई थी। तो ये था आज आपका यहाँ पर 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर, जो कि जीके जीएस का पूछा गया था। हिंदी की आपकी जो वीडियो है यानी कि क्लास है वो आज शाम में 4 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह आपको हर रोज हिंदी और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर आपके पूरे 76 शिफ्टों के यहाँ पर करवा देंगे। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर किया करिए इस सेशन को, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको हर तरह की देखिए अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो भाइयों आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ग्रो करवाना है। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें भी हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं हिंदी की क्लासेस में आज शाम में। जय हिंद।